नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम खड़े हैं विजय चौक पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये नज़ारा राष्ट्रपति भवन है और इसके दूसरी तरफ में ये पुरानी संसद भवन दिख रही है और उसके ठीक बगल में नई संसद भवन भी है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चुनाव का ऐलान हो रहा है। इसके बाद चुनाव आचार संहिता लग रही है और इसके तुरंत बाद ये समझिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर दिखेंगे जो कोई बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे और अब जो कुछ भी देश में होना है उसमें बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की होगी और देश पूरी तरीके से चुनाव के मोड में जाने वाला है। इस देश में कोई भी नेता पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री नहीं बना है। और जब नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव जीत कर आए और शपथ ली, वो संसद की चौखट में पहुँचे, तो उसी समय उनको किसी ज्योतिषी ने बताया कि ये जो संसद भवन है इसका वास्तु कुछ ऐसा है कि तीसरी बार चुन करके नहीं आया जाता है। कोई इतिहास नहीं है कि तीसरी बार चुन करके आए। तभी प्रधानमंत्री जी ने ये ठान लिया कि हमें नया संसद भवन बनाना है और फिर उस नए संसद भवन का निर्माण हुआ, जिस बारे में बहुत सारी बातें कही गई। उसकी तुलना ताबूत से भी की गई। हालांकि इसका जो नक्शा है विदेश से लिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये तो अतीत की बातें हैं। सेंगोल धार्मिक प्रतीक चिन्ह को सामने रखते हुए राजदंड उसे बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद में प्रवेश किया और नई संसद में प्रवेश किया। जब हम संसद बोलते हैं तो नई संसद स्त्रीलिंग और संसद भवन बोलते हैं तो वो पुल्लिंग हो जाता है, नया संसद भवन हो जाता है। तो नए संसद भवन में जब नई संसद बैठी, यानी लोकसभा के या राज्यसभा के चुने हुए लोग बैठे, निर्वाचित प्रतिनिधि बैठे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, तो ये देखा गया कि सबसे पहला काम क्या हुआ। सबसे पहला काम महिलाओं को आरक्षण देने का हुआ। प्रतिनिधित्व में आरक्षण देने का काम हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात भी यही रही कि पहला ही कानून एक ऐसा कानून बना जो तुरंत प्रभाव से लागू नहीं हुआ, जिसके लागू होने की बात भविष्य पर छोड़ दी गई। वो कब लागू होगा, किस नेता की मर्ज़ी पर होगा, किस संसद की मर्ज़ी पर होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये सारी बातें भविष्य के गर्त में चली गई। यानी नए संसद भवन का पहला फैसला ही अधूरा, अपूर्ण, आधे मन से लिया गया फैसला आप कह सकते हैं। उसके बाद नई संसद में एक से एक घटनाएं घटी। बड़ी संख्या में विपक्ष के सदस्य 146 सदस्यों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया। मनमानी तरीके दिखे। जिस किसी ने भी अडानी का नाम लिया उसको संसद से बेआबरू होना पड़ा। वो सारी चीज़ें पुरानी संसद से नई संसद तक बादस्तूर जारी रही। लेकिन जहाँ तक नई संसद का सवाल है, नए संसद भवन का सवाल है, तो हम ये कहेंगे कि इसका आगाज़ कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है।
अब जबकि देश अगली सदन की तैयारी कर रहा है, अब देखना यह है कि नई संसद का स्वरूप क्या होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होता है? क्या वो पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, या फिर जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला आया है, सच्चाई सामने आई है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की संवैधानिक संस्थानों को भ्रष्टाचार से लड़ने वाली सीबीआई, ईडी, आईटी को एक गुंडा गिरोह में बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे लिए गए, जिसने चंदे देने में आनाकानी की, गुंडा गिरोह उनके यहाँ धावा बोलता, रेड बोलता, और उसके बाद चंदे दे दिए जाते। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे देने के बदले धंधे दिए गए। शेल कंपनियों का अस्तित्व नज़र आता है, क्योंकि जिस कंपनी की औकात 10 रुपए की है वो 40 रुपए चंदा दे रहा था। तो कहाँ से दे रहा था, कैसे दे रहा था, और ये सारी बातें खुलासा हो रही हैं। तो इस पृष्ठभूमि में कि देश की राजनीति को इस तरीके से बदला गया कि विपक्ष को कमज़ोर कर दिया गया, कांग्रेस के अकाउंट सीज हैं, वो चुनाव न लड़ सके, इसके लिए उनके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड से जमा किया हुआ चंदा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उससे जमा किया हुआ चंदा भी काला धन ही होना चाहिए। तो उस अकाउंट का सबसे ज़्यादा स्वामित्व जिसके पास है उस पर कोई अंकुश नहीं है। ये अनलेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं इसको, कि गैर बराबरी का चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसमें एक तरफ सत्ता है, ताकत है, पैसा है, पूंजी है, और दूसरी तरफ सत्ता नहीं है, कमज़ोर है और संसाधन नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में देखने का नज़रिया ये होता है कि जनता जिसके साथ होती है, ताकत उसके पास होती है। जनता ही किसी को ताकतवर बनाती है और जनता ही किसी को विपक्ष में स्थान देती है, और विपक्ष भी सम्मानित स्थान होता है, क्योंकि जनता का वोट विपक्ष को भी होता है। फिर भी लोकतंत्र में विपक्ष को जिस तरह से निरीह, असहाय बना दिया गया है, इसको आज बदलने का वक्त जनता के पास है। जनता अगर चाहे तो तेलंगाना में कमज़ोर संगठनात्मक ढांचे वाली कांग्रेस को दोबारा सत्ता मिला सकती है। अगर जनता चाहे तो कर्नाटक में त्रिशंकु सदन के इतिहास की परंपरा को ख़त्म कर कांग्रेस को सत्ता सौंप सकती है। जनता अगर चाहे तो हिमाचल प्रदेश जैसा परिणाम दे सकती है। जनता अगर चाहे तो ऐसा ही बहुत कुछ कर सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे। वहाँ ईवीएम का सवाल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लिए लंबित पड़ा हुआ है, लिस्टिंग के लिए लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच जो 15,000 शिकायतें बेईमानी की, अनियमितता की थी, उन शिकायतों का निपटारा किए बगैर क्यों रिजल्ट निकाले गए, इन सवालों से बचने के लिए ईवीएम से जुड़ी जानकारियां नष्ट कर दी गई हैं और कानून की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा किया गया है। तो इसके बावजूद ये लड़ाई जारी है। जनता एक बार फिर वोट करेगी। जाहिर बात है, इस बार भी चूँकि ईवीएम पर हुई आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है, तो चुनाव ईवीएम से ही होंगे। अब ईवीएम की रक्षा का सवाल, उसकी सुरक्षा का सवाल, उसको हैक न हो, इसके लिए जनता को जागरूक रहना होगा, खुद से जागरूक रहना होगा, तभी आप जिसको वोट देंगे आपकी सरकार बन सकेगी। ये वक्त चुनौती वाला है। ये वक्त एक ऐसा समय है जब आपको अपनी धीरज का परिचय देना है। तो
चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने अपने किस्म से आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन परफॉर्मेंस के बिसात पर, क्रेडिबिलिटी के आधार पर, और कौन सुनहरे सपने दिखा रहा है, कौन सच्चे सपने दिखा रहा है, कौन भ्रष्टाचार की गर्त में देश को ले जा रहा है, कौन भ्रष्टाचार से मुक्ति का रास्ता बता रहा है, ये देखते हुए आपको मतदान करना है। आपसे इस वक्त इतना ही बोलते हुए विजय चौक से एक बार फिर, जहां हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन है, बगल में पुरानी संसद है और उसके बगल में नई संसद है, यहाँ से मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर समय समय पर आता रहूँगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे बीच जो बातचीत का ये सिलसिला है गुणवत्तापूर्ण तरीके से आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।